हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। ओके, अगर आपको वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, अर्ली बाइंडिंग, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो इस टाइम पर बना रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। ओके, तो चलिए समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है, हमने रखा है पॉइंट एक्स, और इसके अंदर हमने एक पॉइंटर बनाया है। ओके, और इसी तरह से एक हमने क्लास बनाई है पॉइंट वाई, जो इस पॉइंट एक्स क्लास को इनहेरिट कर रही है। और इस पॉइंट क्लास के अंदर अपना खुद का एक पॉइंटर है क्यू, है ना। तो जब हमने इनहेरिटेंस किया तो ये जो पी है वो इनहेरिट होके हमारी इस पॉइंट वाई क्लास में आ गया है। इसका मतलब जब मैं अपनी पॉइंट वाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पॉइंट वाई क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो पॉइंटर होंगे, पी एंड क्यू। वो पॉइंटर जो पेरेंट से आया है और वो पॉइंटर जो खुद उसी क्लास में है। तो इसके अंदर यार दो पॉइंटर हो गए हैं, है ना। तो अब पॉइंटर हो गए हैं यार, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पॉइंटर के लिए हमें मेमोरी को एलोकेट करना पड़ेगा, तभी तो हम कुछ वैल्यू को रख पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने पॉइंट एक्स पॉइंट वाई क्लास बना ली है। तो इसमें हम बेसिकली एक्स एंड वाई दो वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, पी एंड क्यू जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। ओके, तो जैसे ही हमें देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि जब भी हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट बना तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ होगा। और वो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर है जो कंपाइलर ने बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इस पॉइंट वाई क्लास में बनाया होगा। और उस कंस्ट्रक्टर ने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया होगा। क्योंकि ये इनहेरिटेंस हो रहा है, इसलिए चाइल्ड क्लास वाला कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए हैं, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर ने हमारी इस क्लास में बनाया है वो कॉल होगा। और वो कॉल होते ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास वाला वो पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद चाइल्ड क्लास वाला कंस्ट्रक्टर अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट करेगा। ये बात मुझे पहले ही पता है, लेकिन यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर खुद बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर पॉइंट वाई क्लास का नाम लिखता हूँ, और इस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट बना दिया। लेकिन हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास ज़रूरत है। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों हैं? हम लोग कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाते हैं ताकि इस ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स हैं उनको हम इनिशियलाइज कर सकें, है ना। अपने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप वॉच कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं? ताकि हम जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर चल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स जो हैं उनको हम इनिशियलाइज कर सकें। अब मेंबर्स के नाम पर इस ऑब्जेक्ट के पास दो पॉइंटर हैं, पी एंड क्यू। उन पॉइंटर को मुझे इनिशियलाइज करना है। इसका मतलब कि उन पॉइंटर के लिए मुझे मेमोरी ब्लॉक को एलोकेट करना पड़ेगा। तब उस मेमोरी ब्लॉक जो भी मैं एलोकेट करूँगा उसमें मैं वैल्यूज़ को रखूँगा। तो क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चल रहा है, तो क्यों ना मैं इस क्यू पॉइंटर के लिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू कीवर्ड का यूज़ करके एक इंटीजर टाइप का ब्लॉक बना के उसमें वैल्यूज, मतलब इंटीजर टाइप का ब्लॉक बना के उसका एड्रेस इस क्यू में रख दूं। और स्टार क्यू लिख करके मैं अगर जीरो असाइन करूँगा तो जो ब्लॉक बना उसमें क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट बना होगा तो इसके अंदर दो पॉइंटर होंगे, पी एंड क्यू। तो जब चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा तो चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो एक इंटीजर टाइप का ब्लॉक बनाएगा। और इस ब्लॉक का कोई नाम नहीं होगा क्योंकि ये डायनेमिकली बन रहा है। लेट्स सपोज इसका एड्रेस 2000 है, तो इसका एड्रेस 2000 यहाँ पर पी में चला जाएगा। और अगर पी में चला गया, इसका मतलब जो ये पी है ये इसको पॉइंट कर रहा है ना। और हमने क्या किया कि इसमें जीरो को रख दिया है, स्टार पी। ओके, यहाँ पर हमने क्यू लिखा है, क्या है, चाइल्ड क्लास वाले में क्यू है। इसका मतलब मैं एक काम कर लेता हूँ, जो ये ब्लॉक हमने बनाया वो क्यू के लिए है ना, ये क्यू के लिए है।
और जो ये 2000 यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं यहाँ पर होगा। ओके, इस तरह से जो ये क्यू है ये इस वाले ब्लॉक को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, है ना। और पी में अभी कुछ नहीं है, हाँ अभी मतलब कि इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ, मैं समझा रहा हूँ। अब क्या होगा कि क्योंकि मुझे पता है कि जो चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर है वो पेरेंट के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो मैं यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। और ये कंस्ट्रक्टर मैं क्यों बनाऊंगा, ताकि मैं पी के लिए मेमोरी एलोकेट कर सकूं, है ना। पी के लिए भले ही पी इनहेरिट होके हमारी इस क्लास में आया है, क्योंकि पी प्राइवेट है तो उसके लिए यहाँ पर हम मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर पी पब्लिक और प्रोटेक्टेड होता तब यहीं पर हम लोग उसके लिए भी मेमोरी एलोकेट कर सकते थे, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि पी प्राइवेट है। तो जब ये वाला कंस्ट्रक्टर चाइल्ड वाला पेरेंट को कॉल करेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी ब्लॉक को एलोकेट करेंगे और स्टार पी लगा करके 0 कर देंगे। तो मतलब जो ये पी वाला पॉइंटर है उसके लिए मेमोरी एलोकेट हुआ और उसमें क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। इसका मतलब कि सेम तरह से जो ये ब्लॉक बना, ये सिमिलर ब्लॉक इस तरह से किसके लिए भी बनेगा, पी के लिए भी बनेगा। मैं यहाँ पर ऐसे बना ले रहा हूँ, इसका भी कुछ नाम नहीं होगा क्योंकि ये डायनेमिकली बना है। लेट सपोज इसका एड्रेस अगर 3000 है तो पी में क्या चला जाएगा, पी में चला जाएगा यहाँ पर 3000 इस तरह से, है ना। और अगर पी में 3000 चला गया तो पी भी इसको क्या करने लगा है, पॉइंट करने लगा है। और इन दोनों में ही हमने 0 0 रखा है ना, इन दोनों में ही हमने 0 0 रखा है। तो यार ये तो बहुत सिंपल काम है, हमारा काम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक मैसेज लगा दूँ सिंपली सी आउट करके, और सी आउट करने के बाद लेट से यहाँ पर मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ पॉइंट वाई लाइन चेंज, और इसी तरह से मैं एक सी आउट मैसेज अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, और यहाँ पर मैं लिख दूँ एक्स, और इस टाइम पर अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, लेकिन ये वाला कंस्ट्रक्टर पहले अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि पेरेंट वाले को कॉल करेगा। पेरेंट वाला अपनी कोडिंग एग्जीक्यूट करेगा और तब चाइल्ड वाला अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले पॉइंट एक्स प्रिंट होगा, फिर पॉइंट वाई। जब ये वाला कंड चलेगा तो पी के लिए मेमोरी ब्लॉक बनेगा, उसमें 0 जाएगा। जब ये चलेगा तो क्यू के लिए मेमोरी ब्लॉक बनेगा और उसमें 0 चला जाएगा। तो पहले प्रिंट होगा पॉइंट एक्स, फिर प्रिंट होगा पॉइंट वाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वही हो रहा है। अब जब क्योंकि हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। कब डिस्ट्रॉय होगा, जब मेन फंक्शन का काम इंड होने वाला होगा, है ना। यानी कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी, लास्ट वाली लाइन, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय होगा, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले हम लोगों को पता है कि डिस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, है ना। तो डिस्ट्रक्टर वो फंक्शन होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम में सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होने वाले फंक्शन होते हैं। तो जब ये लाइन चलने वाली होगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय होने वाला होगा, तो इसके लिए डिस्ट्रक्टर चलेगा। तो मैं क्यों क्या करता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर भी कंपाइलर बनाया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि आपको समझाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लेट से एक डिस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, है ना। अब ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि मेमोरी को रिलीज़ करना, है ना। देखिए जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, इसका जब ये मेन फंक्शन का काम इंड होगा तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। नहीं तो आप ऐसे समझिए, देखिए जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी, लेकिन ये जो हमने न्यू की सहायता से वेरिएबल्स बनाए हैं इनकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी, है ना। इनकी मेमोरी थ्रू आउट प्रोग्राम होती है ना, पूरे लाइफ टाइम तक होती है। तो क्या होगा कि उनकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि डिस्ट्रक्टर का सहारा लेंगे। डिस्ट्रक्टर क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए एग्जीक्यूट होने वाला लास्ट फंक्शन है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट किया है जैसे यहाँ पर या यहाँ पर, इनकी मेमोरी हम लोग रिलीज़ कर देंगे। तो रिलीज़ करने के लिए मुझे डिलीट कीवर्ड पता है और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डिलीट क्यू। इसका मतलब जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला रहेगा तो इसके लिए ये वाला डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिलीट जब क्यू चलेगा यानी कि ये वाला मेमोरी ब्लॉक जो है ये डिलीट हो जाएगा। ये वाला मेमोरी ब्लॉक यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
अब क्योंकि ये डिस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास वाला है तो ये अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद पेरेंट वाले डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो मैं पेरेंट क्लास में भी एक डिस्ट्रक्टर को बना लेता हूँ इस तरह से, और इसके अंदर सिंपली मैं क्या लिखूँगा, डिलीट पी, है ना। तो जब ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो जो ये वाली मेमोरी हमने एलोकेट की थी वो रिलीज हो जाएगी, और जब चाइल्ड क्लास वाला डिस्ट्रक्टर पेरेंट वाले को कॉल करेगा तो यहाँ पर जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी ये वाली मेमोरी भी रिलीज हो जाएगी, यानी कि ये वाली मेमोरी भी रिलीज होगी। इसका मतलब ये दोनों मेमोरी रिलीज हो गई, है ना। और जब इस फंक्शन का काम इंड होने वाला है तब ये ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या इसका मतलब कि ये वाले ऑब्जेक्ट की भी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरी पूरी मेमोरी रिलीज हो जा रही है, और यही हमें हमेशा काम करना चाहिए, है ना। मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मैसेज और प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ चाइल्ड डी लिख देता हूँ, मतलब चाइल्ड क्लास वाला डिस्ट्रक्टर। और इसी तरह से मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, चाइल्ड की जगह पर मैं पेरेंट लिख देता हूँ, पेरेंट डी, पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर। तो पहले चाइल्ड वाला क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये वाला डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना। तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का क्या रूल होता है इनहेरिटेंस में, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अभी देखिए गेट सी एच चल रहा है ना। देखिए अभी यहाँ पर गेट सी एच चल रहा है, जब अभी गेट सी एच चल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने वाली होगी तब ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा। तो जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा आप देखना क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है चाइल्ड डी एंड पेरेंट डी, है ना। यानी कि इस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जब डिस्ट्रॉय होने वाला है उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं। और डिस्ट्रक्टर पहले चाइल्ड वाला कॉल हुआ, उसने अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट किया, इसीलिए हमें चाइल्ड डी पहले मिल रहा था। और फिर पेरेंट वाला डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसलिए पेरेंट डी प्रिंट हुआ, इसलिए हमें पेरेंट डी मिल रहा था। तो अभी तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ऑब्जेक्ट को हमने SMA का यूज़ करके बनाया है, ये क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर करके बनाया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, SMA, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली बना दूँ, डायनेमिकली कैसे बनाऊंगा मैं लिखूंगा इस तरह से, हमने लिखा पॉइंट ये, और इसका एड्रेस मैं कहाँ पर रख सकता हूँ, एक पॉइंट वाई टाप के एक पॉइंटर में, है ना। इस तरह से कर सकता हूँ, है ना। हम इसको डायनेमिकली भी तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हमने क्या किया, पॉइंट वाई टाइप का हमने एक डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बनाया और उसका एड्रेस इस PTR में रखा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कहानी थोड़ी अलग होगी, उसको समझिए आप। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आप देखना क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए अभी गेट सी चल रहा है, मैंने की को प्रेस किया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर क्या कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ ही होगा, लेकिन देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को हमने डायनेमिकली बना दिया। तो जब तक मेन फंक्शन यानी कि पूरा पूरा प्रोग्राम हमारा इंड नहीं हो जाता तब तक ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो जब हमारा मेन फंक्शन इंड होगा उसके बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि मेन फंक्शन ही लास्ट तक चलेगा। तो जब इस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ तब तक हमारा प्रोग्राम ही इंड हो गया था, है ना। नहीं तो आप एक काम कर लीजिए, आप एक फंक्शन बना लीजिए, है ना। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आप इसको इसके अंदर कर दीजिए, और इस फंक्शन को आप इसके अंदर क्या करो, कॉल कर लो, है ना। तो क्या होगा, इस फंक्शन का जब काम इंड होगा, मतलब जब यहाँ से कॉल किया जाएगा तो इस फंक्शन को कॉल होगा, इसकी कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो दोनों क्लास के कंस्ट्रक्टर चलेंगे। जब इस फंक्शन का काम इंड हो जाएगा उसके बाद भी ये वाले ब्लॉक की मेमोरी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि ये डायनेमिकली बना है, इसलिए इसकी मेमोरी थ्रू आउट प्रोग्राम होने वाली है। और जिस टाइम पर ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा उस टाइम पर हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम ही इंड हो गया होगा। तो अभी भी जो डिस्ट्रक्टर के अंदर हमने मैसेज लिखा है वो मैसेज हमें नहीं मिलने वाला है ना। देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि इसको हमने डायनेमिकली बनाया तो इसकी जो मेमोरी होगी वो पूरे प्रोग्राम यानी कि पूरा थ्रू आउट प्रोग्राम होगी। तो जब थ्रू आउट प्रोग्राम है, जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम इंड नहीं हो जाता तब तक इसकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी।
और जब हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा तब इसकी मेमोरी रिलीज होगी, तब डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इसलिए हमें मैसेज नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, जब इस फंक्शन को हमने कॉल किया तो इसका काम यहाँ से चालू हुआ, एक ऑब्जेक्ट बना, उसका एड्रेस कहाँ चला गया, पीटीआर में। जब इसका काम इंड हुआ, सपोज जब गेट सी एच चलेगा, जब गेट सी एच एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो क्योंकि इसका काम इंड हो चुका है तो ये पीटीआर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, क्योंकि पीटीआर तो एसएमए का एग्जांपल है, तो पीटीआर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो सोचो, जो ये मेमोरी हमने अपने प्रोग्राम के लिए रिजर्व की, ये हमारे प्रोग्राम में है, लेकिन उसका एड्रेस हमारे पास नहीं है। इस ब्लॉक का एड्रेस जिस पॉइंटर में था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि इस फंक्शन का काम इंड हो गया, है ना। तो ये मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि हमने अपने प्रोग्राम के लिए मेमोरी रिजर्व किया, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे, उसका एड्रेस जिस पॉइंटर में था वो पॉइंटर डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रोग्रामर कि हम मेमोरी लीक ना होने दें, यानी कि हमें पता है कि जब इस फंक्शन का काम इंड होगा तो ये पीटीआर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर पीटीआर डिस्ट्रॉय हो गया तो हम इसको कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब पीटीआर के डिस्ट्रॉय होने से पहले इस ब्लॉक की मेमोरी को रिलीज़ करो। और अगर हमने कोई भी मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट किया है तो उसकी मेमोरी हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं डिलीट का यूज़ करके, और इसमें हम पॉइंटर का नाम लिखते हैं, है ना। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका एड्रेस पीटीआर में जाएगा, और जब ये लाइन चलेगी तो पहले ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, जैसे इस फंक्शन का काम इंड होगा तो पीटीआर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब कितना अच्छा है कि इसका जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, क्योंकि इसका यूज हम इसी के अंदर कर सकते थे, तो हमने जब इस फंक्शन का काम इंड हुआ तो इसकी मेमोरी को रिलीज़ कर दिया। तो अब जब ये लाइन चलेगी तो ये वाला डिस्ट्रक्टर, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो इसके लिए डिस्ट्रक्टर चल जाएगा। अब आप देखना कि जब गेट सी एच चलेगा तो उससे पहले इस फंक्शन का काम इंड हो गया होगा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ होगा, तो इसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। ओके, तो अभी देखना हमें सब कुछ मिलने वाला है। चार देखिए, पहले ये कंस्ट्रक्टर के लिए है, फिर चाइल्ड क्लास वाला डिस्ट्रक्टर चला, उसने अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट किया, उसने पेरेंट वाले को कॉल कर लिया। तो अभी यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं इतनी देर के बाद कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। हमें इनहेरिटेंस के बारे में एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाएं, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम पेरेंट क्लास के पॉइंटर में रख सकते हैं। ये बात इनहेरिटेंस में हमें पता है। तो इसका मतलब जब हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने चाइल्ड क्लास का पॉइंटर बनाया था, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं पेरेंट क्लास का पॉइंटर बना सकता हूँ, है ना। उससे पहले आप यहाँ पर समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, यहाँ पर हमेशा अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। दो तरह की बाइंडिंग होती है सी प्लस प्लस में, अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। तो हो क्या रहा है कि जब आपने लिखा डिलीट पीटीआर, तो पीटीआर का टाइप देखा जाएगा, क्योंकि अर्ली बाइंडिंग ही होती है। अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हो कि लेट बाइंडिंग करो, अगर आप ये चीज़ नहीं मेंशन करते हो कि लेट बाइंडिंग करो, तो हमेशा अर्ली बाइंडिंग होगी। तो जब आपने लिखा डिलीट पीटीआर, तो पीटीआर का टाइप देखा जाएगा, हमेशा अर्ली बाइंडिंग में टाइप देखा जाएगा। तो टाइप क्या है, पॉइंट वाई है। इसलिए कंपाइलर क्या करेगा कि चाइल्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और चाइल्ड क्लास के जब डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि चाइल्ड क्लास वाला डिस्ट्रक्टर अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट करने के बाद पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। इसीलिए यहाँ पर इस टाइम पर हमारा काम परफेक्टली हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हमारे प्रोग्राम में नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड क्लास का पॉइंटर ना बना के पेरेंट क्लास का पॉइंटर ऐसा बना दूँ, पॉइंट एक्स का पॉइंटर बना दूं और उसमें एड्रेस रखूं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद मैं लिखूं डिलीट पीटीआर, तो यहाँ पर सिचुएशन अलग हो जाएगी। यहाँ पर भी अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका मतलब जब चलेगा डिलीट पीटीआर, तो पीटीआर का टाइप क्या है, पॉइंट एक्स है। तो कंपाइलर
पेरेंट क्लास में जाएगा और पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और ये बात हमें पता है कि पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कभी भी चाइल्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करता। चाइल्ड वाला अगर डिस्ट्रक्टर कॉल होता है तो पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, लेकिन अगर पेरेंट वाला कॉल होगा तो वो चाइल्ड वाले को कभी भी नहीं करते। ये रूल हमें पता है। तो क्या होगा जब ये लाइन चलेगी तो मतलब पेरेंट क्लास वाला डिस्ट्रक्टर चलेगा, लेकिन चाइल्ड क्लास वाला डिस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। मैं आपको पहले एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखना, पहले कंस्ट्रक्टर चलेंगे दोनों, उसके बाद पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर चला, चाइल्ड क्लास वाला डिस्ट्रक्टर नहीं चला। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये ऑब्जेक्ट बना था, इस ऑब्जेक्ट के बनते ही ये सारा काम हुआ, इस ऑब्जेक्ट के बनते ही ये सारा काम हुआ। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो डिस्ट्रॉय होते ही ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बताइए। डिस्ट्रॉय होते ही, जैसे यहाँ पर हमने लिखा डिलीट पीटीआर, तो मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है। जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है तो डिलीट पीटीआर लिखने की वजह से पेरेंट क्लास वाला डिस्ट्रक्टर चला, तो जो पी के द्वारा पॉइंट की जाने वाली लोकेशन को रिलीज करेगा। इसका मतलब पी जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसको वो रिलीज कर दिया। उसको रिलीज करने के बाद ये लाइन चलेगी तो पीटीआर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज हो जाएगी। और अगर उस वाले ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज हो गई, इसका मतलब, अच्छा, जब हमने न्यू कीवर्ड की सहायता से बनाया था इस ऑब्जेक्ट को तो इसका कुछ नाम नहीं होगा। तो जब उसकी मेमोरी रिलीज हुई ऑब्जेक्ट की तो ये वाली मेमोरी जो ऊपर वाली है ये रिलीज हो गई। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि ये वाली मेमोरी तो रिलीज हो ही नहीं पाई। ये वाली जो मेमोरी है हमारे प्रोग्राम में अभी भी है। तो ये हो गया मेमोरी लीक, है ना। हमने इसको रिजर्व तो किया है लेकिन एक्सेस कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। इसलिए, और क्यों हमारी ये वाली मेमोरी हमारी क्यों रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा चाइल्ड क्लास वाला डिस्ट्रक्टर नहीं कॉल हो पा रहा है ना। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है अर्ली बाइंडिंग की वजह से। और ये हमने तब भी समझा था जब हम लोगों ने हाइब्रिड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझा था। तो वहाँ पर हमने वर्चुअल कीवर्ड्स का यूज़ किया था लेट बाइंडिंग कराने के लिए। इसका मतलब कि हमें इस लाइन की अर्ली बाइंडिंग नहीं होने देना है, लेट बाइंडिंग कराना है। लेट बाइंडिंग कराएंगे जब, तो पीटीआर का टाइप नहीं देखा जाएगा। पीटीआर का टाइप क्या है, पॉइंट एक्स, इसलिए वो पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। जब लेट बाइंडिंग होगी तो पीटीआर में जिसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है पीटीआर में, वाई, पॉइंट वाई क्लास का एड्रेस है। तो अगर लेट बाइंडिंग होगी तो पीटीआर में जिस टाइप का एड्रेस है उसको बेस माना जाएगा, उसको आधार माना जाएगा। तो जब लेट बाइंडिंग होगी तो क्योंकि पीटीआर में चाइल्ड क्लास का एड्रेस है तो चाइल्ड क्लास वाला डिस्ट्रक्टर चलेगा। और जब चाइल्ड क्लास वाला डिस्ट्रक्टर चलेगा तो वो तो पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल ही कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी अर्ली बाइंडिंग नहीं लेट बाइंडिंग हो, इसलिए जो पेरेंट वाला डिस्ट्रक्टर है उसमें मुझे वर्चुअल कीवर्ड्स लगाना पड़ेगा, है ना। जब हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि वर्चुअल कीवर्ड्स लगाया था, और यहाँ पर भी हम लोग वर्चुअल कीवर्ड्स लगा रहे हैं। तो ये डिस्ट्रक्टर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर कहलाता है। अब इसकी लेट बाइंडिंग होगी तो जब भी ये होगा तो कंपाइलर देखेगा, तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, देखेगा वर्चुअल कीवर्ड, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा हमें लेट बाइंडिंग करानी है। और लेट बाइंडिंग तो रन टाइम पर होगी, क्योंकि रन टाइम पर ही तो डिसाइड होगा ना कि पीटीआर में किसका एड्रेस है। तो जब पता चलेगा पीटीआर में कि पॉइंट वाई क्लास का एड्रेस है तो पॉइंट वाई क्लास वाला डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। और अगर पॉइंट वाई क्लास वाला डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, अगर पॉइंट वाई क्लास वाला डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो क्या होगा, तो पहले वो इस वाली मेमोरी को रिलीज करेगा, पॉइंट, है ना, क्योंकि पॉइंट वाई क्लास वाला डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर पॉइंट वाई क्लास वाला डिस्ट्रक्टर पेरेंट वाले डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो ये वाली भी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। और जब ये वाली लाइन तो चल ही रही है, इस फंक्शन का काम एंड हुआ, तो ये वाला जो डायनेमिकली हमने ब्लॉक बनाया ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि ये भी, इसकी भी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। तो हमने जो भी मेमोरी एलोकेट की थी उसको हमने रिलीज कर दिया। तो इस
डिस्ट्रक्टर को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। और वर्चुअल कीवर्ड यहाँ लिख देने से चाइल्ड क्लास वाला भी डिस्ट्रक्टर वर्चुअल हो गया। आप इस वर्चुअल कीवर्ड्स को यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी, है ना। अच्छा, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब आप देखना, पहले चाइल्ड वाला डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो पेरेंट वाले को कॉल कर लेगा, पहले चाइल्ड फिर पेरेंट, है ना। और जब आपने पेरेंट वाले डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बना दिया तो चाइल्ड वाला डिस्ट्रक्टर भी वर्चुअल है। आप यहाँ पर वर्चुअल लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख भी दोगे तो भी ये वर्चुअल माना जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी ये भी वर्चुअल डिस्ट्रक्टर ही माना जाएगा। समझ में बात आई? तो इतना कुछ करने के बाद मैं आपको समझा पाया कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। एंड आई होप कि आपको वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर यूज़ क्यों करते हैं ये समझ में आया होगा, है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।